हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा पीडब्ल्यू के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज आपके लिए द्रोणा जेई सीरीज का लेक्चर नंबर 14 लेके आए हैं। क्या देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में बेटा पीवाईक्यूज का नंबर आया है। बातें होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो बेटा इस अमेजिंग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है। जैसा कि मैंने बताया पीवाईक्यूज हैं, अधिकतर सवाल जेई एडवांस वाले, कुछ कुछ सवाल जेई मेन वाले भी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला सवाल, किस तरीके से इस वाले सेशन को अटेंड करना है, ध्यान से सुने। मैं जब भी सवाल इधर दिखा रहा हूं आप लोग पॉज करेंगे, सवाल को एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन के बारे में सुनेंगे, ठीक है। तो एक बार पॉज करो बेटा स्क्रीन को, सवाल को रीड करो, ऑप्शंस को देखो, फिर सॉल्यूशन के बारे में सुनो। तो चलो बेटा एक बार सवाल को रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल? ये सवाल बोल रहा है ए स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर having a charge distributed uniformly in its volume as shown in the figure. The electric field inside the emptied spaces. बेटा ये जो पूरा जगह है, ये वाली पूरी जगह भरी हुई है, ठीक है। कितनी डेंसिटी से? मान लो कुछ रो डेंसिटी से। और ये जो बीच में पोर्शन है बेटा, इसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। यहां पर क्या है बेटा? कैविटी। इट इज द कैविटी। कैविटी। अब आप ही लोग मुझे बताओ, आप ही लोग मुझे बताओ, क्या सेम का सेम सवाल हम लोगों ने कॉपी में कर रखा है, नहीं कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है। मैं याद दिलाऊं आपको चीजें। देखो इधर हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज डराइव करी है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर हो और इस वाले सॉलिड स्फीयर के अंदर हम लोग एक छोटी सी केविटी क्रिएट कर दें, ठीक है। तो याद करो इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने सी सेंटर बोला था, इस वाले कैविटी के सेंटर को सी डैश बोला था, और हम लोगों ने कोई एक जनरल पॉइंट पी लेकर के हम लोगों ने डराइव करा था कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा आती है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट सी सी डैश वेक्टर, सी सी डैश वेक्टर। यानी कि बेटा पूरी की पूरी कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा और सी से सी डैश वाली डायरेक्शन में होने वाला है। इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यूनिफॉर्म इन द डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इन द मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे भाई ये सवाल तो हमारी कॉपी का है। देखो इधर, तो ये हमसे पूछ रहा है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। हम लोगों को ऑलरेडी ये बात मालूम है, यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड। जीरो एवरीवेयर? रॉन्ग, इज नॉट जीरो बट यूनिफॉर्म। करेक्ट बात, जीरो नहीं है और यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म? रॉन्ग, जीरो, रॉन्ग। क्या चौपा रही है बात? पूरी की पूरी कैविटी के अंदर जो फील्ड की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट सी सी डैश वेक्टर। सी कौन सा पॉइंट? बड़े वाले स्फीयर का पॉइंट। सी डैश कौन सा पॉइंट? कैविटी का सेंटर। सी सी डैश वाला वेक्टर बेटा कौन सा हो गया? एग्री कर पा रहे हो? तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को ट्राई करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बेटा गॉस लॉ का सवाल है। एकदम सिंपल है, बिल्कुल इजी है। एक बार पॉज करो, ट्राई करो, बड़ी लैंग्वेज देख के डर मत जाना, एकदम इजी सवाल है। यही एडवांस का सवाल लेकिन इजी है। आते हैं बेटा इजी सवाल। केवल लैंग्वेज बड़ी लग रही है, कई बच्चों को लग रहा होगा डिफिकल्ट होगा, लेकिन नहीं है डिफिकल्ट, विश्वास करो। तो चलो बेटा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4। बेटा ये कोई एक डिस्क है, ये एक बेटा एक डिस्क है, और इस वाली डिस्क की रेडियस कितनी है? a/4, a/4, a/4। ओके। हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ 6 कूलम। इस वाली डिस्क के ऊपर चार्ज कितना है बेटा? 6 कूलम का। is placed in the xy plane with its center at -a/2, 0, 0। यानी कि इस वाली डिस्क का जो सेंटर है वो कितना पीछे? a/2 पीछे। ओके। द रॉड ऑफ लेंथ a कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम। जो बेटा ये रॉड है इसके ऊपर चार्ज कितना है? 8 कूलम। is placed on the x axis
फ्रॉम x बराबर a/4 टू x बराबर 5a/4, यानी कि ये वाली जगह कौन सी है बेटा, a/4, और बेटा ये वाली जगह कौन सी है, x बराबर 5a/4, ये a/4। ओके, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम, ये रहा बेटा -7 कूलम का चार्ज, एंड 3 कूलम का चार्ज बेटा ये रहा, आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4 0 एंड -3a/4 3a/4 0 respectively. Consider a cubical surface formed by these 6 surfaces, x बराबर +-a/2, y बराबर +-a/2, z बराबर +-a/2. Then the electric flux through the cubical surfaces. मत घबराओ, बिल्कुल नहीं घबराना है, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं बेटा। बेटा ये क्यूब है, कैसा क्यूब है, ध्यान से देखो, ये बीच में है बेटा होराइजन, और क्यूब की जो फेसेस हैं, जो उनकी सरफेसेस हैं, वो सरफेसेस किस जगह पे हैं, एक तो सरफेस है a/2 आगे, एक सरफेस है x में a/2 पीछे, यानी कि एक है +a/2 पर, एक है -a/2 पर। देखो इसने बोल भी रखा है, एक सरफेस से बेटा y बराबर a/2 ऊपर, y बराबर -a/2 नीचे, एक सरफेस से बेटा z बराबर a/2, यानी कि आगे z में a/2 पर, एक सरफेस है माइनस में a/2 पर, यानी कि ये वाला क्यूब कहां से कहां तक फैला हुआ है, प्लस में a/2 माइनस में a/2, y में भी a/2 प्लस में माइनस में a/2, z में भी प्लस में a/2 माइनस में a/2। पहले केवल क्यूब को फील करो, क्यूब की डिजाइन क्लियर हो जाएगी, सारे काम वैसे ही आसान हो जाएंगे। क्यूब a/2 माइनस a/2, a/2 माइनस a/2, a/2 माइनस a/2, सिंपल ऐसा क्यूब बन रहा है, ठीक है, ओके। अब बेटा बात कर लेते हैं डिस्क की। ये डिस्क की जो लोकेशन है, इसका सेंटर है -a/2 पर, यानी कि आधी डिस्क के क्यूब के अंदर, आधी डिस्क के क्यूब के बाहर, ठीक है, यानी कि क्यूब का डिस्क का चार्ज जो 6 कूलम है, उसमें से 3 कूलम चार्ज क्यूब के अंदर, 3 कूलम चार्ज क्यूब के बाहर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो रॉड दे रखी है ना बेटा अपन लोगों को, रॉड, इस वाली रॉड की जो लंबाई है, वो लंबाई कितनी है, a के बराबर। क्यों, a/4 से 5a/4 तक रॉड फैली हुई है, a/4 से 5a/4 तक, लेकिन क्यूब के अंदर कितना सा रॉड का पार्ट आ रहा है, ओनली इतना, a/4 से a/2, यानी कि टोटल रॉड की लंबाई का ओनली 1/4 पोर्शन, ओनली 25% पोर्शन क्यूब के अंदर है। अगर हम लोग देखें तो रॉड के ऊपर चार्ज है बेटा 8 कूलम, तो यानी कि अगर 25% रॉड क्यूब के अंदर है, तो अंदर जो पैक चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, ओनली 2 कूलम। एग्री कर पा रहे हो। और बेटा जो क्यूब है, इसके अंदर -7 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और बाहर कितना रखा हुआ है, 3 कूलम का। तो कोई हमसे बोले कि इस क्यूबिकल सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू बताओ, तो बेटा क्या गॉस लॉ को लगा दें, चलो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो सारे बच्चे याद करो, अब गॉस लॉ क्या बोलता था बेटा, हमारा प्यारा गॉस लॉ बोलता था कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टोटल वैल्यू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। कितनी होगी बेटा वैल्यू, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा अंदर पैक चार्जेस हैं कितने, डिस्क का आधा चार्ज 3 कूलम, रॉड का 25% चार्ज 25% चार्ज 2 कूलम। तो अपन लोग बोलेंगे कि टोटल एनक्लोज चार्ज इधर 3 कूलम, इधर 2 कूलम, और अंदर पैक जो बेटा चार्ज है वो कितना हो गया, -7 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये आ गया -2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फटाफट आंसर चेक करो, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या मैं दोबारा से इस वाले सवाल को एक्सप्लेन करूं, एक बार बेटा आप लोग खुद से इस वाले सवाल को वापस से पढ़ो, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। फटाफट इस वाले सवाल को पढ़ो, देखो ये वाला क्यूब कहां से कहां तक फैला हुआ है, रॉड कहां से कहां तक है,
डिस्क कहां से कहां तक है, पॉइंट चार्जेस कहां कहां रखे हुए हैं, क्यूब के अंदर डिस्क का कितना पोर्शन आ रहा है, क्यूब के अंदर रॉड का कितना पोर्शन आ रहा है, क्यूब के अंदर कौन सा वाला पॉइंट चार्ज है। जैसे ही आप इन सारी बातों को विजुलाइज कर लोगे, आपको अपने आप गॉस लॉ के अंदर वैल्यू रखने के लिए क्यू एनक्लोज की वैल्यू दिख जाएगी। एक बार देखो प्लीज, एक बार चेक करो। मैं पानी पी लेता हूं। तो चलो बेटा वापस से एक बार देखें। जो क्यूब है a/2 माइनस a/2, ऊपर भी a/2 माइनस a/2, जेड में भी a/2 माइनस a/2 पर फैला हुआ है। जो रॉड है उस रॉड का ओनली 1/4 पार्ट क्यूब के अंदर है। जो डिस्क है उसका ओनली हाफ पार्ट क्यूब के अंदर है। दोनों पॉइंट चार्ज में से केवल एक पॉइंट चार्ज अंदर है। तो अगर मुझे क्यू एनक्लोज लिखना होगा तो डिस्क का आधा चार्ज यानी कि 3 कूलम, रॉड का 1/4 चार्ज यानी कि 2 कूलम, पॉइंट चार्ज में से ओनली -7 कूलम का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मुझे टोटल फ्लक्स की वैल्यू गॉस लॉ से बड़े आराम से मिल गई? बिल्कुल मिल गई। एकदम इजी सवाल है, इसको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। ये सवाल डराने वाला है नहीं खतरनाक, बस लैंग्वेज बड़ी है, बच्चा देख के परेशान हो जाता है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। ये सवाल फिर भी अपन बोल सकते हैं भाई थोड़ा अच्छा सवाल है। कब आया है बेटा ये सवाल? 2009 में। अच्छा सवाल है, इंटीग्रेशन मांग रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन भी मांग रहा है, थोड़ी समझदारी भी मांग रहा है। इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसको अपन लोग चाहे तो मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, मॉडरेट। चलो एक बार सवाल पढ़ते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r has a charge q distributed in its volume with a charge density rho बराबर k r की पावर a, where k and a are constants and r is the distance from its center. If the electric field at r/2 is 1/8 times that at r बराबर कैपिटल R, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए। क्या कह रहा है बेटा ये सवाल? पहले सवाल को समझे, बात सुनो बेटा। ये मान लो बेटा कोई एक सॉलिड स्फीयर है और इस वाले सॉलिड स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज बेटा क्यू है, और जो बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। क्या बोल रखा है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि अगर आप किसी डिस्टेंस स्मॉल आर दूर जाओगे तो स्मॉल आर दूर जाकर के आप डेंसिटी पाओगे के आर की पावर ए। आप ये डेंसिटी पाओगे के आर की पावर ए। ओके आगे बढ़ते हैं। वेयर के एंड ए आर कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। के और ए एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ इस तरह की आने वाली है, ठीक है। तो के और ए को हम लोग एक कांस्टेंट नंबर मानते हुए हम लोग देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि आर दूर जाने पर जो डेंसिटी है दैट इज के आर की पावर ए, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है बेटा। आगे बढ़ते हैं। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कह रहा है कि अगर आप लोग r/2 पर जाकर के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E1, और अगर आप r डिस्टेंस दूर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है मान लो E2, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि E1 E2 दोनों में कितना फर्क है? 8 गुने का, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स कम है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले। लैंग्वेज पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r बराबर r/2 इज 1/8 टाइम्स दैट एट स्मॉल r बराबर कैपिटल R। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर है उसके मुकाबले अंदर फील्ड कितना है? ओनली 1/8 टाइम। चलो इस सवाल को ट्राई करते हैं, देखो ध्यान से। तो बेटा इस वाले सवाल के लिए मैं अगली स्लाइड ऐड कर रहा हूं, अगले पेज पे जा रहा हूं। आप लोग भी एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से सवाल को ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन को देखें। तो इधर देखो बेटा, ये एक हमारे पास में हो गया सॉलिड स्फीयर। इस वाले सॉलिड स्फीयर का चार्ज है चार्ज क्यू, रेडियस है बेटा इसकी आर, और डेंसिटी जो है, डेंसिटी का फंक्शन दे रखा है के आर की पावर ए। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा दो जगह पे निकालना है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r/2 पर जाकर के,
और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है बेटा r डिस्टेंस पे जाकर के। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि r/2 पर जाकर के, ध्यान से सुनना बात, r/2 पर जाकर के अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि r/2 तक की जगह में कितना अंदर पैक चार्ज है, अंदर इनसाइड कितना चार्ज है। क्योंकि हम लोगों ने जब सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन करा था तो ये बात समझाई थी कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप केवल और केवल वही चार्ज देखोगे जो चार्ज अंदर लाई कर रहा है, आउटसाइड वाले चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहे थे। याद आ रही नहीं आ रही बात? अगर याद नहीं आ रही है प्लीज रिवाइज द डेरिवेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, जो हम लोगों ने विदाउट गॉस लॉ करा था ना, मैं उस डेरिवेशन की बात कर रहा हूं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं एक काम कर रहा हूं, r/2 तक कितना चार्ज है और r रेडियस तक कितना चार्ज है, उन दोनों ही चार्जेस की वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा मैं। तो ध्यान से देखो, मैं बेटा एक काम कर रहा हूं, मैं सेंटर से किसी एक जनरल डिस्टेंस r दूर जाकर के dr विड्थ का एक एलिमेंट ले रहा हूं। r दूर जाकर के बेटा मैं क्या कर रहा हूं, dr विड्थ का एलिमेंट ले रहा हूं, dr विड्थ का एलिमेंट। तो बेटा सारे बच्चे देखो, r दूर जाकर के मैंने क्या करा, ये एक dr विड्थ का मैंने एलिमेंट ले लिया। ओके, r दूर जाकर के dr विड्थ का एलिमेंट। देखिए इधर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस वाले एलिमेंट का शेप कैसा है। बेटा सॉलिड स्फीयर के अंदर स्मॉल r दूर जाकर के dr विड्थ का एलिमेंट लिया है, ये एक होलो स्फेरिकल शेप है। तो चलो इस होलो स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम कौन सा, ये जो ग्रीन वाला डैश डैश लगाया है इस वाले पार्ट का। तो बेटा सारे बच्चे पहले विजुलाइज करो कि ये जो होलो स्फेरिकल शेल मैंने एलिमेंट के तौर पे लिया है, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल r रेडियस का स्फीयर है तो सरफेस एरिया हो जाएगा बेटा 4πr²। अब मुझे ये सरफेस एरिया 4πr² अगर मालूम पड़ चुका है स्फीयर का, मैं मोटाई थिकनेस dr से बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मुझे छोटा सा वॉल्यूम जो इस छोटे से शेल का पार्ट है वो मुझे मिल चुका है, लेकिन बेटा मुझे इसका वॉल्यूम नहीं, मुझे इसका चार्ज भी चाहिए। तो अगर मैं इस वाले स्फीयर में मौजूद, इस वाले ग्रीन वाले पार्ट में मौजूद भरे हुए चार्ज की वैल्यू निकालूं तो मैं छोटा सा चार्ज dq कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा भाई मैं गया हूं स्मॉल r डिस्टेंस दूर, और स्मॉल r डिस्टेंस दूर जाकर के अगर डेंसिटी देखो चार्ज वाली, तो चार्ज की डेंसिटी है बेटा k r की पावर a, k r की पावर a, और डेंसिटी को बेटा वॉल्यूम से कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 4πr² dr। ये बेटा इस छोटे से एलिमेंट के अंदर भरा हुआ चार्ज हम लोगों को मिल चुका है। लेकिन क्या बेटा मुझे इस वाले एलिमेंट का चार्ज चाहिए? नहीं, मुझे तो चार्ज चाहिए कि टोटल कितना चार्ज और r/2 में कितना चार्ज। मुझे दो चार्ज चाहिए, r/2 तक कितना चार्ज है और r रेडियस तक कितना चार्ज है। तो ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इंटीग्रेट करूंगा। कहां से कहां तक? अगर मैं इंटीग्रेट 0 से लेकर के r तक कर दूंगा तो मुझे चार्ज मिल जाएगा टोटल, वो चार्ज जो पूरे स्फीयर में भरा हुआ है। तो चलो इंटीग्रेट करें, k r की पावर a 4πr² dr, k बाहर 4π बाहर, r की पावर इंटीग्रेशन में क्या बची, a+2 dr। क्या आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है इसका? बात सुनो, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला मैं यहां पर लगा रहा हूं। तो यहां पर देखो k 4π, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखो, इधर हो जाएगी r की पावर a+3 अपॉन a+3। लिमिट लगा देंगे बेटा 0 से लेकर के r तक। तो हम लोगों को जो चार्ज मिलेगा, टोटल चार्ज जो मिलेगा, उस टोटल चार्ज की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, उस टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी k 4π
और r की पावर a+3 अपॉन a+3, ये वो चार्ज बना बेटा जो चार्ज टोटल है, जो चार्ज r रेडियस तक भरा हुआ है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप तो r/2 रेडियस तक का चार्ज बताओ, तो क्या करूंगा मैं? फिर से इंटीग्रेशन, बस लिमिट चेंज। कहां से कहां तक की लिमिट? 0 से r/2 तक की लिमिट। तो चलो अब बेटा मैं वो चार्ज निकाल रहा हूं जो चार्ज 0 से r/2 तक भरा हुआ है। इस चार्ज को मैंने क्या बोल दिया बेटा? q डैश। नाम अलग दे दिया, इसको बोला q तो इसको बोल दिया q डैश। कैसे निकलेगा q डैश? सेम वैल्यू, बस लिमिट अलग। तो बेटा k 4 पाई बाहर, इंटीग्रेशन में r की पावर a/2 dr। लिमिट कहां से कहां तक लगानी है बेटा? लिमिट लगेगी 0 से लेकर के r/2 तक। ये हो जाएगा k 4 पाई, इंटीग्रेशन करोगे r की पावर a+3 अपॉन a+3। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से r/2, 0 से r/2। तो ये हो जाएगा k 4 पाई, लिमिट लगा दी तो r की पावर a+3 अपॉन a+3, और यहां पर रखना था r/2, तो बेटा 2 की पावर भी a+3 आ जाएगी। एग्री कर पा रहे हो? ओके। तो बेटा हम लोगों को r/2 दूर जो चार्ज भरा हुआ है वो भी मिल गया, हम लोगों को r डिस्टेंस तक का चार्ज भी मिल चुका है। अब एक बार वापस से सवाल के ऊपर जाएं, देखें सवाल पूछ क्या रहा है आखिरकार। चलो तो बेटा मैं वापस से सवाल के ऊपर जा रहा हूं। क्या कह रहा है हमारा सवाल? हमारा सवाल कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 डिस्टेंस पर जो फील्ड है वो 1/8 टाइम्स है किस वाली फील्ड की? जो फील्ड है कैपिटल R डिस्टेंस पर। दोबारा बोलूं, r/2 डिस्टेंस पर जो फील्ड है वो 1/8 है किसकी? उस वाले फील्ड की जो फील्ड r डिस्टेंस के बराबर दूर है। तो चलो सिमिलर कॉन्सेप्ट को, सिमिलर इंफॉर्मेशन को यूज करके इस सवाल को सॉल्व करें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो r/2 पर है वो 1/8 है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड r दूर है। r/2 दूर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे? के r/2 दूर तक चार्ज q डैश, हम लोगों ने देखो यहां पर ये चार्ज q डैश कैलकुलेट कर रखा है, के q डैश अपॉन r/2 का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा r/2 दूर। r/2 दूर तक जो जो चार्ज भरा हुआ है वही केवल फील्ड क्रिएट करेगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं। बराबर 1/8। अब r डिस्टेंस दूर जाओगे तो r डिस्टेंस तक का टोटल चार्ज क्यों लेना पड़ेगा? देखो यहां पर मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, अपॉन r का स्क्वायर। तो बेटा ये इक्वेशन आ चुकी है। क्या हम लोगों को q की वैल्यू मालूम है? बिल्कुल मालूम है, रख देंगे इधर। क्या बेटा हम लोगों को q डैश की वैल्यू मालूम है? रख देंगे इधर। और बेटा जैसे ही आप इक्वेशंस के अंदर q और q डैश की वैल्यू रखोगे आपको दिखेगा, सॉल्व करने पर आपको मालूम पड़ेगा कि a बराबर 2 इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, a बराबर 2 इस वाले इक्वेशन को बढ़िया से सेटिस्फाई करेगा, यानी कि a बराबर 2 इज द राइट आंसर। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने r/2 तक, r तक का चार्ज निकाला, फील्ड की वैल्यू लिखी और फील्ड की वैल्यू के अंदर 8 गुने का जो फर्क आ रहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इक्वेशन लिखी। सॉल्व करने पर मालूम पड़ जाएगा कि a की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर। ठीक है, तो चलो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो फास्ट, फटाफट इस वाले सवाल की कैलकुलेशन को नोट डाउन करो। तो बेटा लिख लिया आप लोगों ने? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो एक बार खुद से भी इस वाले सवाल को सॉल्व करें। बात समझ में आ रही है तो आपको बेटर समझ में आएगा। इधर ब्रैकेट लगा लेना, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा इधर आगे बढ़ जाए। अगला सवाल बेटा कुछ कुछ ऐसा सवाल, एकदम सेम नहीं, कुछ कुछ इस टाइप का सवाल अपन लोगों ने, एसएचएम वाले सवाल अपन लोगों ने देखे, कुछ कुछ एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स अपन लोगों ने याद भी करवाए थे, रिवाइज भी करवाए थे। तो एक बार इस वाले सवाल को पढ़ो। कब का ये सवाल है बेटा? 11 में आया था, 2011। ए वुडन ब्लॉक
परफॉर्म्स एसएचएम ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस विथ फ्रीक्वेंसी वी नॉट। ठीक है, एक ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक के ऊपर चार्ज है क्यू चार्ज, और इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई। ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा बेटा Q इंटू ई। द ब्लॉक कैरीज ए चार्ज प्लस Q ऑन इट्स सरफेस। इफ नाउ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is switched on as shown, then the SHM of the block will be। देखो बात सुने, बात सुने, इस वाले सवाल पे मैं आप लोगों को लाऊं, सीधे इसके अंदर एंट्री करें, उसके पहले मैं आपको कुछ और सवाल करवा देता हूं, आपको सीधे इसका आंसर दिख जाएगा, कोई समस्या ही नहीं आएगी इस वाले सवाल में। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर लेट एज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर, ग्रेविटी फ्री स्पेस, मान लो हम लोग ऐसी जगह चले गए जहां पर mg वगैरह लग ही नहीं रहे, ग्रेविटी है ही नहीं, और ऐसी जगह पे जाकर के अगर हम लोग एक स्प्रिंग लगा दें और एक m मास को यहां पर अटैच कर दें, स्प्रिंग का कांस्टेंट k ले लें, ब्लॉक का मास m ले लें, तो बेटा अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक एसएचएम करेगा। कितने टाइम पीरियड का बेटा एसएचएम करेगा? टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाई m, इट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम। तो यहां पर अपन लोगों को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, टाइम पीरियड की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, और अगर कोई हमसे पूछे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितनी होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ कितना हो जाएगा बेटा? फटाफट 2 पाई को इधर लेके जाओ, यानी कि अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ये सारी वैल्यूज एकदम स्टैंडर्ड है, बच्चों को आती भी है, नहीं आती है तो अभी देख लो। ओके, लेकिन बेटा अगर मैं mg को यहां पर लगा दूं, मान लो अब मैं सेम सिस्टम को उठा करके अर्थ के पास ले आऊं, तो बेटा क्या mg लगने लगेगा? बिल्कुल लगने लगेगा। अब डायग्राम कैसा बनेगा? ध्यान से देखो, वही सीलिंग, वही स्प्रिंग, वही कांस्टेंट k, वही मास m, बस अब फर्क आएगा तो एक कि भाई अब ब्लॉक के ऊपर लगने लगेगा नीचे mg, तो ब्लॉक अब थोड़ा सा mg के कारण खिंच जाएगा, स्प्रिंग थोड़ी सी mg के कारण क्या हो जाएगी बेटा? एक्सटेंड, यानी कि ब्लॉक अब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब मान लो ब्लॉक x नोट नीचे आने पर नीचे mg फील कर रहा होगा और स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लग रहा होगा kx नॉट, यानी कि जो पहले यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ करती थी वो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी नीचे आ गई है। अब ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों आई बेटा न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन? क्योंकि अब नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स mg आ गया। उस एक एक्स्ट्रा फोर्स mg को संभालने के लिए स्प्रिंग को थोड़ा खींचना पड़ा, ताकि स्प्रिंग का kx नॉट फोर्स mg के फोर्स को बैलेंस आउट कर सके, यानी कि अपन बोलेंगे kx नॉट बराबर हो जाएगा mg, यानी कि x नॉट बराबर हो जाएगा mg बाई k, यानी कि इतना नीचे नई इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी। फिर ये ब्लॉक इस वाली न्यू मीन पोजीशन, इस वाली न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा, लेकिन टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा, स्प्रिंग भी वही, ब्लॉक भी वही, बस mg ने एक चेंज करा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर दी। दोबारा से रिकॉल करें बेटा, यहां पर ग्रेविटी नहीं थी, इधर ग्रेविटी है, और जिस जगह पर ग्रेविटी है वहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने के कारण केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हुई है, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। टाइम पीरियड में, फ्रीक्वेंसी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई टाइम पीरियड वही 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, फ्रीक्वेंसी वही 1 अपॉन टाइम पीरियड, कोई फर्क नहीं। क्या आप लोगों को ये सारी चीजें रिकॉल हो पाई कि भाई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगा हुआ हो या ब्लॉक वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के ही होता था। अगर ये बातें आप लोगों को याद आ चुकी है तो फिर अब सवाल आपके लिए सुपर इजी हो जाएगा। ये मॉडरेट भी नहीं, एकदम इजी कैटेगरी में वाला सवाल आएगा। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे अरे भाई कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, एक कांस्टेंट फोर्स QE आ गया। ये फोर्स कैसा है बेटा? कांस्टेंट। Q भी फिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स,
यानी कि अब यहां पर ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ब्लॉक थोड़ा आगे जाकर के अपनी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करेगा। कितना आगे जाकर के? मान लो x नॉट आगे जाकर के ब्लॉक m मास का ये ब्लॉक स्प्रिंग को थोड़ा दबा देगा, यानी कि अब स्प्रिंग के x नॉट दबने के कारण के x नॉट का फोर्स लग रहा होगा बेटा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q इंटू ई का फोर्स लग रहा होगा बेटा राइटवर्ड। ये दोनों ही फोर्स जहां पर हो जाएंगे बैलेंस, वहां पर बनेगी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि केवल 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 इस वाले कांस्टेंट फोर्स के कारण इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हुई और कोई फर्क नहीं आया है बेटा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, टाइम पीरियड वही रहेगा जो टाइम पीरियड पहले रहा करता था, यानी कि टाइम पीरियड पहले भी था 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, अभी भी टाइम पीरियड क्या रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। फर्क आएगा तो केवल एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी, टाइम पीरियड सेम का सेम रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई न्यू एसएचएम होगा सेम फ्रीक्वेंसी विद शिफ्टेड मीन पोजीशन, करेक्ट, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी विद द सेम मीन पोजीशन। नहीं, गलत बात, मीन पोजीशन अलग हो जाएगी। चेंज फ्रीक्वेंसी, गलत बात, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम। चेंज फ्रीक्वेंसी, गलत बात, यानी कि ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। फटाफट देखो, याद करो, ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो इस वाले डायग्राम को देखो, ये चीज तो आपने पक्का 11th क्लास में एसएचएम में देखी होगी कि भाई mg अगर नीचे लगे तो भी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के ही होता था, इसमें कोई चेंज नहीं आता था। ओके, तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक कुछ बातें कैच हो पा रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फटाफट एक बार रीड करो। 2 नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R and 2R having uniform volume charge density ρ1 and ρ2 respectively touch each other and the net electric field at a distance 2r from the center of the smaller sphere along the line joining the centers of the sphere is 0. The ratio of ρ1 by ρ2 can be. सिंपल सवाल है, मैं इसको डिफिकल्ट में तो बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे, इजी या मॉडरेट। एक काम करो, पहले पॉज करो, पॉज करके इस सवाल को 1 मिनट के लिए सोचो। क्या इस तरह के सवाल मैंने आप लोगों को करवाए हैं? मैंने 2-3 सवाल करवाए थे, 1-2 सवाल होमवर्क में भी दिए थे। आज जो होमवर्क में सवाल दिया था उसका भी सॉल्यूशन इनडायरेक्टली आपको आज मिल जाएगा। तो ध्यान से देखें बेटा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक है छोटा स्फीयर, ये बना दिया भाई मैंने छोटा स्फीयर, एक है बेटा बड़ा स्फीयर, चलो बड़ा स्फीयर भी बना देते हैं। बेटा इधर देखो, जस्ट मिनट, ओके, ये बन गई बेटा डिजाइन। क्या बोल रहा है बेटा हमारा सवाल कि 2 नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, छोटा स्फीयर, ये बड़ा स्फीयर, इस वाले स्फीयर की रेडियस है बेटा r, इस वाले स्फीयर की रेडियस है बेटा 2r। डायग्राम से भी ये बात दिख पा रही है। दोनों के अंदर जो डेंसिटी है बेटा वो अलग अलग है, यहां पर डेंसिटी है ρ1, इधर बेटा डेंसिटी है ρ2। ओके, टच ईच अदर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। इस वाले स्मॉलर स्फीयर से बेटा 2r दूर चल के जाना है। कितना दूर? 2r दूर, r ये यहां पर पहुंच गए इस वाली जगह पर। ये कोई पॉइंट हुआ P, ये भी डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r, यहां पहुंचे इस वाले P पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। इस वाले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। Net electric field at distance 2r from the center of the smaller sphere along the line joining the centers of the sphere is 0। यहां से मान लो ये वाला सेंटर है C, ये वाला सेंटर है C डैश, C से C डैश की तरफ जाएंगे तो 2r आगे जाने पर जो जगह मिल रही है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो आप लोगों को ρ1 by √2 की वैल्यू निकालनी।
चलो इस सवाल को सॉल्व करें। तो बेटा सारे बच्चे ध्यान से देखो, इस वाले पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। एक इस बड़े वाले स्फीयर ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा होगा और एक इस छोटे वाले स्फीयर ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा होगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काट के कैंसिल आउट करके नेट वैल्यू 0 दे रहे होंगे। तो चलो बेटा पहले बड़े वाले स्फीयर के कारण पी पॉइंट पर फील्ड लिखें। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्या पी पॉइंट जो है वो बड़े वाले स्फीयर के अंदर है? तो अंदर वाले पॉइंट पर क्या रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर वाला फॉर्मूला लगता है? तो अगर मैं बड़े वाले स्फीयर के कारण इस वाले पॉइंट पर अगर मैं फील्ड लिखूं तो मैं बोलूंगा बड़े वाले स्फीयर में डेंसिटी है रो टू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर। अब सारे बच्चे मुझे बताओ कि भाई बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई है? आर। तो रो 2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। पी पॉइंट की बड़े स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? आर। तो रो 2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये बेटा मुझे लेफ्ट की तरफ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है? इस छोटे वाले स्फीयर के कारण इस वाले पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब फिर से बात ध्यान से सुनो, क्या पी पॉइंट छोटे वाले स्फीयर के बाहर है? तो मैं क्या बोलूंगा कि छोटे वाले स्फीयर के कारण जो फील्ड आएगा वो हो जाएगा के। छोटे वाले स्फीयर के चार्ज को मान लो मैं बोल दूं Q1, तो के Q1 अपॉन 2R का स्क्वायर। के Q1 2R का स्क्वायर। क्यों बेटा? क्योंकि इस छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से कितना दूर गए? 2R दूर। तो दोनों फील्ड बराबर होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि रो 2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बराबर के Q1 अपॉन 2R का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, कोई बच्चा हमसे पूछे कि सर Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? बेटा Q1 चार्ज कहां पर भरा हुआ है? छोटे वाले स्फीयर में। कितनी डेंसिटी का? रो 1 डेंसिटी का। कितने वॉल्यूम में? 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में। इधर डेंसिटी कितनी? रो 1। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा रो 2 को तो रो 2 ही रहने दो, 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। के को के, या चलो के को बेटा नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। इधर 2R का स्क्वायर बेटा ये बन जाएगा 4R स्क्वायर। ऊपर Q1 की जगह पे क्या रख देंगे बेटा? रो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक काम करो बेटा, आर से इधर एक आर काटो, क्या बचेगा? आर स्क्वायर। ये वाला आर स्क्वायर भी कट जाएगा, सारे आर उड़ गए। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काटो, 4 पाई से 4 पाई काटो, क्या वैल्यू बची? रो 2 अपॉन 3 बराबर रो 1 अपॉन 4, और नीचे क्या आ गया बेटा? 3। बस ये वैल्यू बच रही है। क्या बेटा 3 से 3 काट दें? बेटा हम लोगों को रो 1 बाई रो 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? रो 1 बाई रो 2 बराबर 4। सिंपल, इजी, सुपर इजी। एक बार ध्यान से देखो, मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूं, फटाफट सारे बच्चे एक बार नोट डाउन करें, फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं बेटा अपन लोगों ने छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से 2R दूर जाकर के एक पॉइंट लिया P। इस वाले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। ये वाला P पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के अंदर है। तो जब सॉलिड स्फीयर के अंदर पॉइंट होता है तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कि ना बेटा? P पॉइंट पर छोटे वाले स्फीयर के कारण अगर फील्ड लिखोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितनी दूरी है बेटा यहां से यहां तक की? 2R। तो के छोटे वाले स्फीयर का चार्ज, छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई? 2R। तो के क्यू 2R का स्क्वायर। और दोनों फील्ड जब बराबर होंगे तभी तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होकर के 0 हो पाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, एकदम इजी सवाल। सॉल्व करा बेटा, आंसर आ गया। चलो अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल, क्या इस तरह के सवाल तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं,
देखो एक बार, स्क्रीन को पॉज करो, खुद से एक बार इस वाले सवाल को ट्राई करें। 2013 में आया हुआ सवाल है बेटा, ये एडवांस में, ठीक है। देखिए बेटा इधर क्या कह रहा है ये सवाल, टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। एक स्फेयर की रेडियस है R1, दूसरे स्फेयर की रेडियस है बेटा R2। इसकी चार्ज डेंसिटी है बेटा रो, इसकी माइनस रो, ओके। आर प्लेस सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप एज शोन इन द फिगर। एट ऑल पॉइंट्स इन द ओवरलैपिंग रीजन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब कई बच्चे बोलेंगे सर पोटेंशियल तो अभी तक पढ़ाया नहीं है। बेटा इसकी बात अलग से बाद में जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब सोच लेना इसके बारे में, तब देख लेंगे। वैसे भी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हम बाकी तीन ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन। तो एक बार बेटा इस वाले सवाल को चलो ट्राई कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, क्या मैं इस वाले डायग्राम को अगले पेज पे ले जाकर के ड्रॉ कर लूं? तो बेटा एक हमारे पास में है बड़ा स्फेयर और एक हमारे पास में है छोटा स्फेयर। इस तरह की डिजाइन है बेटा। ये जो बड़ा स्फेयर है इसकी रेडियस है बेटा R1, ये जो छोटा स्फेयर है इसकी रेडियस है बेटा R2, और ये जो बीच वाला ओवरलैपिंग रीजन है, इस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर प्लस रो माइनस रो मिलके बेटा क्या हो चुका है? जीरो चार्ज डेंसिटी। अगर मैं इस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर कोई पॉइंट P ले लूं, तो इस वाले P पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले बेटा मैं एक काम करता हूं, इसके सेंटर को नाम दे देता हूं C डैश। अब बेटा P पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे दो फील्ड लिखने पड़ेंगे। पहला फील्ड स्फेयर नंबर 1 के कारण E1 वेक्टर, दूसरा फील्ड स्फेयर नंबर 2 के कारण E2 वेक्टर। दोनों फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा, वेक्टर फॉर्म में जोड़ूंगा, मुझे नेट फील्ड P पॉइंट पर मालूम पड़ जाएगा। आओ मिलकर इस वाले सवाल को सॉल्व करें। तो बेटा अगर आप लॉजिकली देखो तो P पॉइंट क्या बड़े वाले स्फेयर के अंदर है? हाँ बिल्कुल। तो बड़ा वाला स्फेयर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेगा? रो अपॉन, क्योंकि इसमें बेटा चार्ज डेंसिटी रो है, इधर बेटा माइनस रो, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और बेटा बड़े वाले स्फेयर के सेंटर से P पॉइंट का वेक्टर क्या CP वेक्टर बोल दें, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट CP वेक्टर। प्लस अगर मुझे इस छोटे वाले स्फेयर के कारण P पॉइंट पर फील्ड चाहिए तो क्या फॉर्मूला लगेगा? माइनस रो डेंसिटी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां तक का वेक्टर क्या हो जाएगा? C डैश P वेक्टर, C डैश P वेक्टर। अब फटाफट कैलकुलेशन को देखें, क्या मैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लूं? क्या CP वेक्टर में से C डैश P वेक्टर बाहर चला जाएगा? ठीक है, सॉरी, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, CP वेक्टर माइनस C डैश P वेक्टर बन गया। अब एक काम करो, मैं अब जिस ट्राइंगल पे आपका ध्यान लगवाना चाह रहा हूं उस वाले ट्राइंगल पे ध्यान लगाएं। कौन सा ट्राइंगल की बेटा बात की जा रही है? इस वाले ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल पे गौर फरमाओ, गौर से देखो इस वाले ट्राइंगल को। चलो बेटा मैं इस वाले ट्राइंगल को ना ड्रॉ कर देता हूं, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक पॉइंट हो गया बेटा C पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट हो गया बेटा C डैश, इधर बेटा पॉइंट हो गया P पॉइंट। C से P का जो वेक्टर बनेगा, C से P का जो वेक्टर बनेगा ये मैंने बना दिया CP वेक्टर। C डैश से P का जो वेक्टर बनेगा ये बन गया बेटा C डैश P वेक्टर। C से C डैश का जो वेक्टर बनेगा वो मैंने बना दिया इधर। अब ध्यान से सुनो बात, क्या इस वाले वेक्टर को CP वेक्टर नाम दिया है? C डैश P वेक्टर, ये हो गया बेटा C डैश वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा? किसी C डैश वेक्टर में C डैश P वेक्टर जोड़ोगे तो CP वेक्टर मिलेगा। C डैश वेक्टर में C डैश P वेक्टर जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? CP वेक्टर। तो बेटा C डैश वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई?
सी डैश वेक्टर की वैल्यू हो गई सीपी वेक्टर माइनस सी डैश पी वेक्टर। तो बेटा सीपी वेक्टर माइनस सी डैश पी वेक्टर कितना हो गया, सी डैश वेक्टर। ये फोटो और ये फोटो क्या एक जैसी दिख रही है? बिल्कुल एक जैसी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बन गया बेटा, सी डैश वेक्टर। यानी कि बेटा इस वाले पी पॉइंट पर जो फील्ड आया है, फील्ड कितना है, फिक्स वैल्यू में, ये वैल्यू फिक्स, ये वैल्यू फिक्स, ये वैल्यू फिक्स, डायरेक्शन भी सी डैश की तरफ। यानी कि आप पी पॉइंट कहीं पर भी लो, मैंने जनरल पॉइंट चुना है बेटा, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी मैं पी पॉइंट ले लेता तो वैल्यू यही आती। यानी कि मैं कहीं पर भी पी पॉइंट ले लूं, सेम वैल्यू, सेम डायरेक्शन। यानी कि बेटा अगर मैं ऑप्शंस को चेक करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है, नहीं, गलत बात। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में? एकदम सही बात। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है? हाँ भाई, सी से सी डैश की डायरेक्शन में फील्ड है, फिक्स वैल्यू, फिक्स डायरेक्शन। तो सी एंड डी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन। ये दोनों ही आंसर करेक्ट हो गए। तो बेटा क्या आपको याद आ रहा है? इस तरह की चीजें तो अपन लोगों ने कॉपी में भी कर रखी है। इस तरह का एक सवाल होमवर्क में भी दिया था। अब आपको वो सवाल का सॉल्यूशन भी इजीली निकल पाएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक बार चलो मिलकर रीड करें। देखो इधर बेटा, अगला सवाल कह रहा है चार्ज Q 2Q एंड 4Q। बेटा इधर चार्ज है Q छोटे वाले स्फेयर के ऊपर, इधर चार्ज है 2Q थोड़ा बड़ा स्फेयर, चार्ज है 4Q और बड़ा स्फेयर, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फेयर। बेटा ये भी सॉलिड स्फेयर है, ये भी सॉलिड स्फेयर और ये भी सॉलिड स्फेयर। यानी कि Q चार्ज r/2 रेडियस के अंदर पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। यहां पर 2Q चार्ज r रेडियस के अंदर पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। यहां पर 4Q चार्ज 2r रेडियस के अंदर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आगे क्या बोला जा रहा है बेटा, एज शोन इन द फिगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बेटा यहां कहीं पर पॉइंट है P, यह है पॉइंट P। कितना दूर है बेटा ये पॉइंट P? r डिस्टेंस, r डिस्टेंस, r डिस्टेंस दूर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 2 3 r E1 E2 E3। यानी कि बेटा इस वाले स्फीयर ने इस वाले पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्रिएट किया, इस वाले स्फीयर ने इस वाले पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्रिएट किया, इस वाले स्फीयर ने इस वाले पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E3 क्रिएट किया। हम लोगों को यह बताना है कौन सा फील्ड ज्यादा है, कौन सा फील्ड कम है। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से इस वाले सवाल को ट्राई करो, है ना, सिंपल सवाल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सारे बच्चे पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, चलो इधर देखो। तो बेटा हम लोग इस वाले पी पॉइंट पर इस छोटे से स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। क्या इस छोटे से स्फीयर के कारण ये पी पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस छोटे से स्फीयर के लिए पी पॉइंट है बाहर, तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के टोटल चार्ज क्यू, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक आर, ये हमको E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पड़ चुका है। अगर हम लोग E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखो P पॉइंट कहां है, एकदम सरफेस के ऊपर, यानी इसको हम लोग चाहें तो जस्ट आउटसाइड भी बोल सकते हैं। यानी कि बेटा ये P पॉइंट के ऊपर भी क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है 100%, क्योंकि जस्ट आउटसाइड पॉइंट मान सकते हैं। तो हम लोग E2 की वैल्यू के लिए क्या बोलेंगे, के चार्ज कितना है टोटल 2Q अपॉन आर स्क्वायर के। अच्छा कोई बच्चा बोले कि सर इधर भी P पॉइंट पर फील्ड निकालो। सबसे पहले एक बात नोटिस करो, इस वाले स्फीयर के लिए जो P पॉइंट है इनसाइड लाई कर रहा है, तो इस वाले स्फीयर के लिए P पॉइंट पर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला है बेटा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर वेक्टर।
अब डेंसिटी कितनी है इसकी अभी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोगों को रो मालूम पड़ जाए तो रो अपॉन 3 ε0 सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस है बेटा आर के बराबर, तो रो अपॉन 3 ε0 इंटू आर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन द केस नंबर 3। तो बेटा चलो रो की वैल्यू निकालें, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने वॉल्यूम में, 4/3 पाई 2r रेडियस, तो 2r का क्यूब, 4/3 पाई 2r का क्यूब। ये रो की वैल्यू हमको मालूम है, यहां पर रख देंगे, हम लोगों को E3 की वैल्यू भी मालूम पड़ जाएगी। हमको E1 E2 E3 तीनों ही वैल्यूज मालूम पड़ चुकी हैं। चलो एक काम करते हैं बेटा, E3 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके और पता लगा लेते हैं। तो सारे बच्चे फटाफट E3 की वैल्यू को देखो, रो की जगह पे बेटा मैं ये वैल्यू डाल रहा हूं, तो रो की जगह पे अगर मैं ये वैल्यू डालूंगा तो 4q 4/3 पाई 2r का क्यूब हो जाएगा बेटा 8r क्यूब, 8r क्यूब ये बेटा बन गया रो इंटू r अपॉन 3 ε0, 3 ε0। अब बेटा एक काम करते हैं, बात सुने बेटा, 3 से 3 को काट दिया बेटा, 4 से 8 को काटा, नीचे 2 बचा, और बेटा नीचे जो 4πε0 है इसको मैं लिख रहा हूं k, तो नीचे का 4πε0 k लिख दिया, ऊपर का q को एज इट इज लिख दिया। बेटा नीचे जो r है इससे r³ को काटा तो नीचे r² आ गया, kq/r²। अच्छा और क्या बचा हुआ है बेटा, देखो सारी चीजें यूज हो गई एक्सेप्ट दिस 2, यानी कि यहां पर एक 2 और बचा हुआ है, तो kq/2r²। E1 की वैल्यू बेटा ये रही kq/r², E2 की वैल्यू 2 टाइम्स kq/r², E3 की वैल्यू kq/2r², kq/2r²। तो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू E2, आफ्टर दैट E1, सबसे कम E3। दोबारा से देखो, P पॉइंट छोटे स्फीयर के बाहर है तो kq/r² का डायरेक्ट फॉर्मूला, P पॉइंट इस स्फीयर की एज पर सरफेस पर है, आउटसाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, k टोटल चार्ज 2q/r²। P पॉइंट अंदर है तो रो अपॉन 3 ε0 इंटू r, रो की वैल्यू रख दी, वैल्यू आई kq/2r²। चेक किया तो मालूम पड़ा कि E2 है सबसे ज्यादा, फिर E1 सब थोड़ा कम, E3 सबसे कम। सिंपल है ना बेटा सवाल, टाइप करके बताना कितने लोगों ने सही सवाल के जवाब दिए हैं, सवाल के सही जवाब कितने लोगों ने दिए हैं, कितने सवाल आप लोग सही कर पा रहे हो, प्लीज टाइप करके बताना। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखो इधर, अगला सवाल भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार रीड करो, पॉज करो बेटा स्क्रीन को, एक बार सवाल को देखो क्या कह रहा है ये सवाल। बेटा सवाल कह रहा है E1 r डिस्टेंस पर, E2 r डिस्टेंस पर, E3 फील्ड r डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट P पर, एक Q चार्ज, एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर और एक शीट के कारण, ओके, विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, देखो मैं थोड़ा सवाल को ना समझा दूं, थोड़ा इजी कर दूं आप लोगों के लिए। जैसे बेटा तीन चीजें हमारे पास में, एक है पॉइंट चार्ज Q, एक है हमारे पास में लाइन चार्ज, और उस वाले लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी है कितनी, लैम्डा, ये लैम्डा कर लो, लैम्डा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, पॉइंट चार्ज Q वैल्यू, लाइन चार्ज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक बेटा शीट है हमारे पास में, इस वाली शीट के ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और ये हमसे कह रहा है कि अगर Q चार्ज से किसी R डिस्टेंस दूर जाओगे तो जो फील्ड मिलेगा उसको बोल रहे हैं E1 R डिस्टेंस दूर। इस वाले वायर से अगर R डिस्टेंस दूर जाओगे तो जो फील्ड मिलेगा उसको बोलेंगे E2 R डिस्टेंस दूर। इस वाली शीट से अगर R डिस्टेंस दूर जाओगे तो जो फील्ड मिलेगा उसको बोलेंगे E3 R डिस्टेंस दूर। E1 R, E2 R,
E3R। साथ हो? कंफर्म? पक्की बात? चलो इधर देखें। तो हम लोगों को क्या बोल रखा है? हम लोगों को बोल रखा है कि भाई कोई ऐसी डिस्टेंस है R0 जहां पर ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं, यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण अगर R0 दूर जाओगे, वायर के कारण R0 दूर जाओगे, हीट के कारण R0 दूर जाओगे, तो आप बराबर बराबर फील्ड पाओगे। तो बेटा अगर मैं R0 दूर जाकर के अगर फील्ड देखूं चार्ज के कारण, तो K Q R0 का स्क्वायर। R0 दूर जाकर के अगर मैं वायर के कारण फील्ड देखूं तो 2K लैम्डा बाई R0। अगर मैं शीट के कारण R0 दूर जाकर के फील्ड देखूं तो बेटा शीट के कारण तो फील्ड लिखते हैं तो डिस्टेंस फर्क लाती ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि R0 दूर जाकर के अगर फील्ड लिखोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा है कि नहीं है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखो इधर ध्यान से, अब R0 डिस्टेंस पर तीनों फील्ड बराबर होनी चाहिए, यानी कि के क्यू बाई R0 स्क्वायर बराबर होगा 2K लैम्डा बाई R0 बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमको ये गिवन है कि R0 डिस्टेंस दूर पॉइंट चार्ज ने, वायर ने और शीट ने बराबर बराबर फील्ड क्रिएट कराए। तो अब हमको ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। चलो चेक करा जाए। तो सारे बच्चे देखो, क्या पहले ऑप्शन को चेक करने के लिए ट्राई करें? तो बेटा ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। तो बेटा मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए ट्राई कर रहा हूं सॉल्व करने का कि भाई के क्यू अपॉन R0 का स्क्वायर बराबर है बेटा किसके? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बेटा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R0 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? के। यानी कि सिग्मा R0 का स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, के को मैं ऊपर जाकर के लिख रहा हूं बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन नॉट गया, 2 से 4 को काटोगे 2 आ जाएगा। बेटा ये आ गया 2 सिग्मा पाई R0 का स्क्वायर, 2 सिग्मा पाई R0 का स्क्वायर, 2 सिग्मा पाई R0 का स्क्वायर। इट इज दी वैल्यू ऑफ Q। क्या हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है मैच। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 1 में 4 लिखा हुआ है, यहां पर 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट मैच्ड। क्या ज्यादा होचपोच हो गया? दोबारा बताऊं? चलो इधर देखो बेटा, मैंने क्या करा, इसको इसके बराबर रख के सॉल्व कर दिया। ये दे रखा है हमको बराबर है, सॉल्व करा तो मालूम पड़ा कि के की वैल्यू कितनी है? 2 सिग्मा पाई R0 का स्क्वायर, 2 सिग्मा पाई R0 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा और सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन को चेक करने के लिए मैं इन दोनों का यूज कर रहा हूं, सेकंड टर्म थर्ड टर्म दोनों बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे सॉल्व करता हूं। यानी कि 2K लैम्डा बाई R0 बराबर है किसके? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। देखो यही तो लिखा हुआ है। अब मुझे सेकंड ऑप्शन को चेक करने के लिए R0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखो बेटा, R0 बराबर 2K लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। यानी कि बेटा R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 लैम्डा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। के को नीचे ला करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, 4 से 4 गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया। R0 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा, लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा। एक बार चेक करें बेटा, लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा नहीं भाई, नीचे एक्स्ट्रा 2 आ रहा है। क्या ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है? नहीं तो रॉन्ग निकला, रॉन्ग, एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है। चलो ऑप्शन नंबर 3 को चेक करने चलते हैं। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 3? ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि E2 R0 बाई 2 पर एंड 2 टाइम्स E2 R0 बाई 2 पर। शायद ये रॉन्ग है, यहां पर E1 आएगा, E1 R0 बाई 2 पर एंड 2 नॉट टाइम्स E2 R0 बाई 2 पर। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हो रही हैं? ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं बेटा, E1 की वैल्यू
यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट बाई टू दूर कितना है। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, अपन लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक क्वेश्चन ऐसे मैच करना है कि E1 आर नॉट बाई टू पर क्या 2 टाइम्स है E2 जो आर नॉट बाई टू पर है। तो बेटा E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E1, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां हो जाएगा के पॉइंट चार्ज क्यू आर नॉट बाई टू का स्क्वायर, इट इज द E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट द डिस्टेंस आर नॉट बाई टू। आगे बढ़ जाएं बेटा, चलो इधर देखो, अब मुझे फील्ड लिखना है किसके कारण, लाइन चार्ज। तो 2k लैम्डा बाई आर कितना दूर, आर नॉट बाई टू दूर। चेक करो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो के क्यू आर नॉट का स्क्वायर ऊपर आ गया 4, इधर भी क्या आ गया बेटा 4, ठीक है। और एक काम करो, एक 2 इधर और जाएगा ऊपर, तो 2 इधर के लैम्डा बाई आर नॉट। और हम लोगों को सवाल में ऑलरेडी ये चीज दी हुई है कि के क्यू अपॉन आर नॉट का स्क्वायर और 2 टाइम्स के लैम्डा बाई आर नॉट ये वैल्यू बराबर है। तो क्या बेटा मैं ऐसे बोल दूं कि भाई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, साथ ही साथ में 4 4 ये भी बराबर हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वास्तव में बराबर निकली। मतलब बेटा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट निकला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आर नॉट बाई टू दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आर नॉट बाई टू दूर, इन दोनों के जो रिलेशन क्या है, E1 बराबर 2 टाइम्स E2। यानी कि हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 को चेक किया तो एकदम करेक्ट मिल रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। चलो अब इसी टाइप से ऑप्शन नंबर 4 को चेक करें, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि E2 आर नॉट बाई टू पर 4 टाइम से जो E3 है उसको अगर आर नॉट बाई टू पर ले तो उसके मुकाबले 4 गुना है E2। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, E2 आर नॉट बाई टू पर और E3 आर नॉट बाई टू पर किस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, E2 बराबर 4 टाइम्स E3। अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, अगर होल्ड नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। चलो इसको भी बेटा वेरीफाई करें। तो मैं यहां पर जगह बना रहा हूं बेटा डी ऑप्शन को चेक करने के लिए। क्या कह रहा है हमारा डी ऑप्शन, E0 E2 आर नॉट बाई टू पर, E2 आर नॉट बाई टू पर, साथ ही साथ में किसके बराबर ये 4 टाइम्स E3 आर नॉट बाई टू पर। अब सारे बच्चे देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E2, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E3, शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, देखो इधर 2k लैम्डा बाई आर नॉट बाई टू, क्या ये फील्ड आर नॉट बाई टू दूर एक वायर के कारण हो जाएगा 100% बराबर 4 टाइम्स। बेटा शीट आर नॉट बाई टू दूर कितना फील्ड क्रिएट करेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, हम लोगों को ऑलरेडी एक रिजल्ट मालूम है कि 2k लैम्डा बाई आर नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो चेक करो 2k लैम्डा बाई आर नॉट, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं बेटा, तो ये वाली इक्वेशन किस वाली फॉर्म में आने वाली है, ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2 टाइम्स 2k लैम्डा बाई आर नॉट बराबर 4 टाइम्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो ये टर्म तो इसके बराबर है, लेकिन 2 क्या 4 के बराबर है, नहीं। क्या ये इक्वेशन होल्ड करेगी, नहीं होल्ड कर रही है, रॉन्ग है बेटा ये वाली इक्वेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सी, इट इज द राइट। इसमें थोड़ा चेंज कर लेना, यहां पर E1 है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं बेटा, तो ये सवाल एकदम इजी है, हल्का सा मैनिपुलेशन करना है, कोई बहुत ज्यादा कोई भारी भरकम डिफिकल्ट सवाल नहीं है, सिंपल सवाल, पढ़ते जाओ इक्वेशंस लगाते जाओ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा चलो अगले सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है अगला सवाल।
बेटा एक बार पॉज करके इस वाले सवाल को ट्राई करो, आपको लगेगा कि ये वाला सवाल तो देखा हुआ लग रहा है, आपको लगेगा कि ये तो अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बेटा इस वाले सवाल के अंदर हम लोगों को एक बड़ा सॉलिड स्फीयर दे रखा है, इस बड़े सॉलिड स्फीयर की रेडियस है R1। इसके अंदर बेटा एक कैविटी कर रखी है, कैविटी का सेंटर हो गया P, स्फीयर का सेंटर O, और जो कैविटी है बेटा उस वाली कैविटी की रेडियस है R2, स्फीयर की रेडियस है बेटा R1, और O से P तक का वेक्टर हो जाएगा बेटा OP वेक्टर। तो क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर हो यूनिफॉर्मली चार्ज, उसमें कैविटी हो, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, और बेटा वैल्यू कितनी होती है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C डैश वेक्टर। यानी कि अगर मैं कैविटी में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूं तो वो आएगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट OP वेक्टर। कोई बच्चा बोले सर C डैश वेक्टर होता था ना, बेटा यहां से तो O से P तक का वेक्टर बनेगा, यहां पे सेंटर का नाम C नहीं O है, यहां पर कैविटी में सेंटर का नाम C डैश नहीं P है, तो C डैश वेक्टर की जगह क्या आएगा OP वेक्टर। क्या आएगा OP वेक्टर। सवाल यही कह रहा है हमसे कि एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्फीयर है, रेडियस उसकी R1 है, उसका सेंटर ओराइजन O है, इसके अंदर हम लोगों ने कैविटी कर दी, रेडियस R2 है, O से P तक की डिस्टेंस को A बोल रखा है, इस वाली डिस्टेंस को A, और A की वैल्यू बेटा R1 माइनस R2 है। फिर क्या कह रहा है कि कैविटी के अंदर किसी एक R वेक्टर पे जाकर के, बेटा मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ध्यान से देखो कैसा डायग्राम है। एक बड़ा स्फीयर, इस बड़े स्फीयर में एक कैविटी, इस बड़े स्फीयर में एक कैविटी, ये वाला O पॉइंट, सेंटर को क्या बोल दिया O, ये वाला P पॉइंट, OP वेक्टर, लेंथ A R1 माइनस R2, और बेटा हम लोग जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं वो जगह यहां कहीं पर है R वेक्टर पर। ये पिंक वाला वेक्टर क्या हो गया बेटा R वेक्टर। तो आप कहीं भी जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, R वेक्टर कुछ भी हो, फील्ड की वैल्यू तो एकदम फिक्स रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट OP वेक्टर, यानी कि रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म नहीं, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो OP वेक्टर की लंबाई बेटा कितनी है, OP वेक्टर की लंबाई है A के बराबर, यानी कि रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, A को मैं चाहूं तो R1 माइनस R2 लिख सकता हूं। चलो अब एक बार ऑप्शंस को चेक करें। क्या कह रहा है ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, करेक्ट बात, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R वेक्टर। नहीं भाई, R वेक्टर अंदर कहीं पर भी ले लो, कैविटी के अंदर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R वेक्टर इधर 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 कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप यहां पॉइंट लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, इस R वेक्टर को कहीं पर भी ले लो, फील्ड तो सेम आने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑफ R2। नहीं भाई, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R, गलत बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A। बेटा मैग्नीट्यूड भी A के ऊपर डिपेंड कर रहा है, E is uniform in both its magnitude and direction depends on A vector। करेक्ट, करेक्ट। ये वाला जो A वेक्टर है ये बताएगा कितना मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में। ओके, तो एकदम इजी सवाल है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में कवर अप किया है इसको। कॉपी के नोट्स देखो, आपको लगेगा तो कॉपी का ही सवाल है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, अगला सवाल हमको बोल रहा है a long cylindrical shell carries positive surface charge sigma in the upper half and a negative surface charge minus sigma in the lower half. The electric field lines around the cylinder will look like figure given in। ये बेटा इकलौता सवाल आज अपन लोग लेके आए जेई मेन का, है ना। बाकी सारे सवाल एडवांस वाले, ये एक इकलौता सवाल जेई मेन का।
तो सारे बच्चे देखो क्या कहा जा रहा है आपसे कि भाई एक कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में ऊपर है प्लस का चार्ज, नीचे है बेटा माइनस का चार्ज। हमको बताना है कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस करेक्ट ड्रॉ करी गई हैं। तो बेटा एक एक करके देखना चालू करते हैं। सबसे पहला ये प्लस से लाइंस निकल के जा रही हैं, करेक्ट लग रहा है। लाइंस प्लस से निकल के जा रही है, करेक्ट लग रहा है। जाकर के माइनस पे टर्मिनेट हो रही है, सही लग फील आ रही है। प्लस से माइनस पे, प्लस से माइनस पे सही फील आ रही है। कुछ लाइंस बाहर से भी आई, माइनस पे टर्मिनेट हुई, करेक्ट लग रहा है। इसमें कोई खास गड़बड़ नहीं दिख रही है, सही सी फीलिंग आ रही है। सेकेंड, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। प्लस से लाइन निकली इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आई माइनस पे। अरे भाई कुछ लाइंस ऐसे भी तो होनी चाहिए थी कि प्लस से निकलती और माइनस पे जाके खत्म होती। नहीं बनाई ऐसी लाइंस, रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है। इसमें चले में भी सेम फंडा, प्लस से लाइन निकाल के इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं। अरे भाई कुछ लाइन माइनस पे भी भेजो, रॉन्ग। इसको देखो बेटा, इधर अगर आप देखो तो काफी कुछ चीज सही है, लेकिन एक गड़बड़ है। एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अपनी डायरेक्शन बदल रही हैं। तो समस्या क्या है, सुनना ध्यान से। एकदम से लाइंस ने टर्न लिया। अगर आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इस वाले पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाओ तो ऊपर वाला कर्व लेके टेंजेंट बनाओगे, ऐसे फील्ड मिलेगा। नीचे वाला कर्व लेके टेंजेंट बनाओगे, ऐसे फील्ड मिलेगा। अजीब नहीं हो गया? दोबारा समझा रहा हूं। जैसे बेटा इस वाले पॉइंट पर देखो, ऊपर वाला कर्व लोगे इधर फील्ड, नीचे वाला कर्व लोगे इधर फील्ड। एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन में फील्ड। अजीब हो रही है बात। ये भी नहीं होगा तो बाकी तीन गड़बड़ हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं। चलो अगला सवाल, ये तो सुपर इजी है, सुपर इजी सवाल। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अब अगला सवाल, द फिगर बिलो, अपन बना लेंगे फिगर, दे नहीं रखा है। डिपिक्ट द टू सिचुएशन इन विच टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टैटिक लाइन चार्जेस of constant positive line charge density lambda are kept parallel to each other in their resulting electric field. Point charges q and minus q are kept in equilibrium between them. The point charges are confined to move in the h direction only if they are given a small displacement about their equilibrium positions. Then the correct statement is, कौन सा बेटा डायग्राम है इसमें? ध्यान से देखो, जस्ट ए मिनट। मैं डायग्राम बेटा इस वाले सवाल के ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहना। जगह नहीं थी इसलिए मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है। ध्यान से देखो, इधर एक लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इधर एक लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसके बीच में बेटा चार्ज है प्लस क्यू, लाइन चार्ज पे लैम्डा लैम्डा। अब दूसरा केस क्या है बेटा? दूसरे केस को देखो, फिर से एक लाइन चार्ज, फिर से एक लाइन चार्ज, और बेटा बीच में चार्ज है माइनस क्यू, लैम्डा लैम्डा। डिजाइन क्लियर है? लैम्डा लाइन चार्ज, लैम्डा वाला लाइन चार्ज, इनफाइनाइट साइज है बेटा इनका, इन्फिनिटी तक ये जा रहे हैं, इनफाइनाइट। यहां पर भी इनफाइनाइट, यहां पर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। क्यू एंड माइनस क्यू। चलो एक बार सवाल को रीड करें। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि भाई पॉजिटिव लाइन चार्जेस है, लैम्डा उनकी डेंसिटी है, पैरेलल उनको रख रखा है इन देयर रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पॉइंट चार्जेस है, एक बार है क्यू, एक बार है माइनस क्यू, केप्ट इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। द पॉइंट चार्जेस आर कन्फाइंड टू मूव इन द एक्स डायरेक्शन। केवल इन चार्जेस को एक्स में चलाएंगे इफ दे आर गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। बेटा बात सुने, ध्यान से देखें। अगर बेटा मैं इस वाले चार्ज के ऊपर देखूं तो इस वाले वायर ने इधर फोर्स, इस वाले वायर ने इधर फोर्स लगाया होगा, एकदम इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहेगी। अगर मैं इस वाले चार्ज को हल्का सा डिस्टर्ब कर दूं, डिस्टर्ब करके अगर मैं इस वाले चार्ज को यहां कहीं पर थोड़ा पास में ले आऊं, अब सुनना ध्यान से बात, हम इस वाले लाइन चार्ज के नजदीक आ गए तो इस वाले लाइन चार्ज का फील्ड इधर ताकतवर लगेगा। तो बेटा चार्ज के ऊपर इधर लगने वाला फोर्स ज्यादा और इससे चले गए दूर, तो इसके कारण फोर्स कम। ये चार्ज इस तरफ एक नेट फोर्स फील करेगा
वापस से चार्ज चलता हुआ अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा। आगे बढ़ जाएं, इधर देखो, इधर बेटा ये वाला लाइन चार्ज इधर फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड इधर तो फोर्स इधर। ये फोर्स इस वाले वायर ने लगाया है। अब इस वाले वायर की बात कर लें, फर्स्ट वाले वायर ने फील्ड क्रिएट किया होगा इधर, क्योंकि चार्ज है नेगेटिव तो फील्ड इधर तो फोर्स पीछे, यानी कि फर्स्ट वायर ने फोर्स लगाया पीछे। चलो बेटा इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए। अगर मैं इस वाले चार्ज को थोड़ा सा आगे छोड़ दूं तो इस वाले वायर के नजदीक पहुंच जाओगे। इस वाले वायर के कारण ताकतवर फील्ड आएगा, फोर्स अपोजिट में बहुत ताकतवर हो जाएगा। इस वाले वायर से दूर चले गए, फील्ड कम हो जाएगा, तो जो पीछे फोर्स आ रहा है वो बेटा छोटा हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स इस तरफ आने लग गया। यानी कि हमने चार्ज को हल्का सा आगे क्या चलाया, वो तो और आगे भाग रहा है। इधर चार्ज वापस अपनी जगह पे जा रहा है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। लो दोबारा से समझाता हूं। ये इनफाइनाइट वायर बीच में रखा हुआ है बेटा क्यू चार्ज। अगर हम लोग इस वाले क्यू चार्ज पे देखें तो बेटा बराबर बराबर फोर्स दोनों तरफ लग रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। अगर हम लोग इस वाले चार्ज को थोड़ा सा भी आगे ले जाकर के अगर छोड़ेंगे तो बेटा ये वाला वायर ज्यादा फोर्स लगा करके वापस से ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने की ट्राई करेगा, यानी स्टेबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है। जबकि इधर क्या है बेटा, दोनों वायर्स ने जो फोर्स लगाया वो अट्रैक्टिव टाइप का, ये वायर अपनी ओर, ये वाला वायर अपनी ओर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि चार्ज है नेगेटिव वाला। अगर हम लोग इस वाले चार्ज को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो ये वाला वायर ज्यादा पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स लगा करके इस वाले चार्ज को अपने पास खींच लेगा, यानी कि यहां पर कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। चलो अब एक बार ऑप्शंस को देखें। बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे भाई सेकंड वाला चार्ज तो अनस्टेबिलिटी फील करा रहा है, उसमें एसएचएम कहां होगा? पहले वाले में तो फिर भी हो सकता है, सेकंड वाले में तो नहीं हो सकता। जरूरत पड़ेगी तो चेक करेंगे कि पहले वाले में भी एसएचएम हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो आगे के ऑप्शन पढ़ें। बोथ चार्जेस विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट। नहीं, गलत बात। माइनस वाला चार्ज आगे भागा लेकिन प्लस वाला रिवर्स में आ गया था, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट उसने वापस से मूवमेंट करी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3, चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाइल चार्ज माइनस क्यू कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि भाई चार्ज जो प्लस वाला था वो वापस से आएगा, एसएचएम करेगा, और माइनस वाला चार्ज दूर भाग जाएगा। कुछ कुछ सही लग रहा है बेटा, ये अभी चेक करेंगे। अगर सी और डी में डाउट होगा तो सी को आकर के डिटेल में चेक करेंगे, पहले डी को पढ़े। चार्ज माइनस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे भाई ये तो गलत हो गया, माइनस क्यू तो वापस आ ही नहीं रहा है, यानी कि सी को डिटेल में जाकर के चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है कि प्लस वाले ने एसएचएम किया नहीं किया। हमको दिख गया कि भाई माइनस वाला तो कर नहीं रहा है एसएचएम, डी ऑप्शन रॉन्ग। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा? सी, यानी कि सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। तो बेटा प्लीज टाइप करके बताओ कितने लोगों के सारे सवाल सही हो रहे हैं। बेटा आज के इस सेशन को बेटा यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगले सेशन में नए पोर्शन के साथ आएंगे, नए सवालों के साथ आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।